हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल आरके नॉवल पॉडकास्ट। डिस्क्लेमर, ये स्टोरी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटना, स्थान लेखक द्वारा लिखी गई लिखकीय कल्पना है और इसे गंभीरता से न लें। धन्यवाद। और आप लोग को कोई भी सवाल पूछना हो तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, क्योंकि एपिसोड सबसे पहले वही आता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड 41, अविनाश का आस्था के साथ फ्लर्ट करना। आस्था ने अविनाश की प्रॉब्लम को ठीक कर दिया था, जिससे सभी लोग बहुत खुश थे। वैसे अविनाश भी खुश था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आस्था हैकिंग करना सीखी कहाँ से। मगर वो अभी उससे सबके सामने कुछ नहीं पूछता। थोड़ी देर बाद अविनाश सबको अपने काम पर लगने का कहता है और आस्था को लेके अपने केबिन की ओर चला जाता है। असिस्टेंट भी उनके पीछे ही चल रहा था। थोड़ी देर बाद तीनों अविनाश के केबिन में पहुंचते हैं। अविनाश अब घूर कर आस्था को देखता है, जिसे देख आस्था को पता नहीं चलता कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। आस्था, अब भी आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अविनाश, तुम अचानक ऑफिस कैसे आ गई? आस्था, बताया तो था अभी कुछ देर पहले। अविनाश, कब? झूठ मत बोलो, अब सच बताओ। आस्था, कॉलेज से छूटने के बाद मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किए मगर तुमने उठाया ही नहीं। इसीलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए फिर मैंने असिस्टेंट को कॉल किया, उसने ही सब कुछ बताया। आस्था ने नाराजगी से कहा। अविनाश असिस्टेंट को कुछ इशारा करता है, जिससे वो बाहर चला जाता है। अब केबिन में आस्था और अविनाश ही बचे थे। अविनाश, बीवी फोन केबिन में थे, मुझे नहीं पता था तुम्हारे कॉल के बारे में, और ऊपर से प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम हो गई, उस चक्कर में मैं अपना फ़ोन साथ ले जाना ही भूल गया। आस्था, अविनाश, वैसे तुमने हैकिंग कब सीखी और उसके बारे में मुझे कैसे नहीं पता? आस्था, पतिदेव आपकी और मेरी अब तक बात ही कहा होती थी, जिसे मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि किसी को पता चलता तो वो मेरे को डरा धमका के गलत काम करवाता, इसीलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। अविनाश, वो तो ठीक है, मगर सीखी कब तुम? आस्था, वो ना 12 में थी ना, तब मुझे कंप्यूटर चलाना बहुत अच्छा लगता था। एक बार किसी ने मेरे बारे में गलत पोस्ट डाला, जिसे देख मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने अपनी फ्रेंड को इस बारे में बताया तो उसके भाई ने मेरी मदद की, तब से मैंने ठान लिया कि मैं हैकिंग सीखूंगी। फिर क्या था, मैंने उनसे बात की तो वो मान गए, मगर शर्त रखी कि मैं इसका इस्तेमाल गलत काम के लिए नहीं करूंगी, तब मैंने भी प्रॉमिस की। फिर धीरे धीरे सब कुछ सिखाती गई। अविनाश, वैसे बीवी तुमने अपने और कितने टैलेंट को छुपा कर रखा है? आस्था कन्फ्यूजन के साथ उसे देखती है, जिसे देख अविनाश उसे कहता है। अविनाश, तुम्हें कुकिंग आती है, तुम्हें आउटर गेम्स पसंद है, हैकिंग आती है, उसके सिवा भी कुछ है तो बता दो। आस्था, अरे इतनी भी क्या जल्दी है पतिदेव, हमारे साथ रहिए, टाइम आने पर पता चल जाएगा कि आपकी बीवी क्या चीज़ है। अविनाश, गलत, मेरी बीवी कोई चीज़ नहीं है, वो तो क्वीन है अपने किंग की, मगर एक मामले में वो पीछे है। आस्था, कौन से मामले में? अविनाश उसके पास जाके उसके कान के पास कहता है, रोमांस में। ये बोल वो आस्था के कान को चूम लेता है, जिसके ऐसा करने से वो सिहर उठती है। आश्चर्यचकित होकर वो अविनाश की तरफ देखती है। अविनाश, बीवी मुझे भूख लगी है। आस्था परेशान होकर जल्दी से कहती है, क्या आपने दोपहर को लंच नहीं किया था? अविनाश, किया था ना, मगर फिर भी भूख लगी है। आस्था, आप रुकिए, मैं जल्दी से असिस्टेंट से कहकर आपके लिए कुछ मंगवाती हूँ। ये बोल वो उसे दूर जाने वाली होती है कि अविनाश उसे पकड़ के अपने और करीब खींच लेता है, जिससे आस्था की पीठ अविनाश के सीने से लग जाती है। आस्था की धड़कनों का शोर बढ़ जाता है, जिसे आस्था और अविनाश दोनों महसूस कर सकते थे। अविनाश, बीवी मेरे पास आने से तुम्हारी ये धड़कनें क्यों शोर मचाती है? आस्था, मुझे नहीं पता, छोड़िए, मुझे क्या कर रहे हैं आप, आपको तो भूख लगी है ना। अविनाश, बीवी तुम सच में भोली हो या भोली बनकर मेरी बातों का न समझने के एक्टिंग कर रही हो? आस्था अपना चेहरा मासूम सा बना लेती है, जैसे उसे कुछ समझ में न आ रहा हो। अविनाश आस्था को ऐसे देख उसे अपने और करीब खींचकर उसके बालों को आगे की ओर करता है, जिससे उसकी उंगलियां आस्था की गर्दन को टच होती है, जिसे आस्था की पकड़ अपनी ड्रेस पर कस जाती है, उसकी आंखें बंद हो जाती है। अविनाश के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो अपने होठों को आस्था के कान के पास ले जाके अपनी सांसों को उसके कान के पास छोड़ता है। उसकी गर्म सांसें आस्था को पिघलने का काम कर रही थी। अविनाश अपने होठों को उसके कान के पास ले जाके कहता है, अविनाश, बीवी पता नहीं, जब भी तुम किसी भी रूप में मेरे सामने आती हो तो मेरा मन तुम्हें प्यार करने को होता है।
जब भी तुम कामयाब होती हो तो मेरा मन दौड़कर तुम्हें सीने से लगाने को करता है। जब भी कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो मेरा मन चीख चीख कर बताने को करता है वो मेरी बीवी है। अविनाश की बातों को सुन आस्था को बहुत खुशी होती है कि अविनाश उसकी कामयाबी से खुश होता है न कि जलता है। क्योंकि उसने कितने घरों में देखा और सुना था कि पति से ज्यादा अगर पत्नी तरक्की करे तो पति लोगों को अच्छा नहीं लगता, उनके बीच तनाव बढ़ जाता है। आस्था को खुशी हो रही थी कि उसके केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अविनाश, बीवी क्या मैं स्ट्रॉबेरी का रस पी लूं? आस्था, मगर यहाँ स्ट्रॉबेरी कहाँ है? आप रुको, मैं अभी मंगा देती हूँ फिर आप पीना। अविनाश आस्था को ऐसे देखता है जैसे किसी पागल को देख रहा हो। अविनाश, मुझे जिस स्ट्रॉबेरी का रस पीना है वो यही है। ये बोलते हुए उसकी नज़र आस्था के होठों पर थी, मगर आस्था का ध्यान अभी उस पे नहीं था। आस्था, यहाँ कहाँ है? मुझे दिख तो नहीं रही। ये बोल वो इधर उधर देखने लग जाती है, जिसे देख अविनाश उसे झटके में अपनी ओर करता है और उसके फेस को पकड़कर उसके नर्म होठों पे अपने होठ रख देता है, जिससे आस्था की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। एपिसोड 42 अविनाश का आस्था से डरना। अभी अविनाश और आस्था किस कर रहे थे, तभी उसका असिस्टेंट बीच में टपक पड़ता है, जिसे दोनों पहले इग्नोर करते हैं मगर कुछ और बार आवाज आने से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। अविनाश को अपने असिस्टेंट पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसे देख आस्था को हंसी आ रही थी, मगर ये जानती थी अगर वो हंसी तो अविनाश रात को उसे बहुत परेशान करेगा, इसीलिए वो अपनी हंसी पे कंट्रोल करती है। वही अविनाश अपने आप को ठीक करता है, फिर आस्था के बाल और कपड़े ठीक करता है। फिर वो अंडा आन को कहता है, जिसे सुन वो अंडा आता है। अंडा आने के बाद उसकी पहले नज़र आस्था और फिर अविनाश के पर जाती है, जो उसे गुस्से के साथ देख रहा था, मगर उस बेचारे को पता नहीं चल रहा था कि उसने क्या किया है। असिस्टेंट, मैडम आपके लिए नाश्ता और सर आपके लिए कॉफ़ी। अविनाश, ठीक है इसे यहाँ रख दो, अब तुम जा सकते हैं। असिस्टेंट जाने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ याद आता है, जिसे उसे घबराहट होती है, मगर बताना तो था ही उसे। असिस्टेंट, सर मिस अदिति आपसे मिलने आई है। जिसे सुन अविनाश उसे ऐसे देखता है जैसे मैंने तुमसे कहा था कि मुझे वो लड़की अपने आसपास भी नहीं चाहिए। अपने आसपास क्या, अपने ऑफिस के आसपास भी नहीं चाहिए, तो वो यह क्या कर रही है? उसकी आंखों में सवाल देख असिस्टेंट उससे कहता है, असिस्टेंट, सर हमने उसे रोका फिर भी फेविकोल की तरह चिपक गई है। वो ऑफिस के बाहर हल्ला मचा रही है और कह रही है वो आपसे मिले बगैर नहीं जाएगी। जिसे सुन आस्था अविनाश को देखने लगती है, जिसे देख अविनाश जल्दी से आस्था से कहता है, बीवी मैंने उसे नहीं बुलाया, नहीं बात की, फिर भी वो चली आई, इसमें मेरी क्या गलती है? अविनाश अपने असिस्टेंट को भी एक्सप्लेन करने का इशारा करता है, जिसे देख असिस्टेंट आस्था से कहता है, असिस्टेंट, हाँ मैडम सर सही कह रहे हैं, आपने जब से उसे सबक सिखाया था तब से वो यह नहीं आई, मगर आज वो फिर से आ गई। सर तो उसे पहले भी कोई भाव नहीं देते थे, मगर लड़कियां इनका पीछा ही नहीं छोड़ती। पहले सुबह मिस बजाज और अब ये मिस अदिति। मिस बजाज का नाम सुन आस्था फिर से अविनाश की तरफ देखती है, जैसे अब ये कौन है? आस्था, ये मिस बजाज कौन है और वो क्यों यहाँ आई थी? असिस्टेंट, ये क्या कह रहा है? ये सुन अविनाश असिस्टेंट की तरफ घूर के देखता है जैसे कच्चा निगल जाएगा। असिस्टेंट को भी बोलने के बाद अपनी गलती पता चलती है, जिसे उसे अब अविनाश से नज़र मिलाने में भी डर लग रहा था, मगर अब क्या ही हो सकता है, क्योंकि बंदूक से निकली गोली और जबान से निकली बात कभी वापस नहीं आ सकती। आस्था, उसे क्या घूर रहे हो, मेरे सवाल का जवाब दो। जिसे सुन दोनों आस्था की तरफ देखते हैं, जो उन दोनों को ही घूर रही थी। अविनाश, बीवी वो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बात करने आई थी, उसके साथ और भी लोग थे, तुम चाहो तो असिस्टेंट से पूछ लो। ये बोल वो असिस्टेंट की तरफ ऐसे देखत है जैसे अब कोई गड़बड़ की न तो देख लेना। असिस्टेंट, हाँ मैडम और कोई बात नहीं है। आस्था, तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? ये सुन अविनाश, नहीं बीवी, किसकी हिम्मत कहा जो मुझसे पंगा ले, मेरे लिए तो तुम ही काफ़ी हो। आस्था, ये सुन राहत की सांस लेती है। आस्था असिस्टेंट की तरफ मुड़ती है और उसे कहती है, अदिति को अंदर भेजो और ध्यान रहे आधे घंटे तक कोई भी इस केबिन के अंदर तो क्या आसपास भी ना आ पाए। असिस्टेंट, ठीक है मैडम। आस्था, आप दोनों बाहर जाए। अविनाश, क्यों बीवी, में अपने केबिन से बाहर क्यों जाओ? आस्था, क्यों आपको अदिति उस चुड़ैल को देखना है? अविनाश, नहीं बीवी, मुझे तो बस तुम्हें देखना है। वही अविनाश की ऐसी हालत होती देख असिस्टेंट को हंसी आ रही थी, जिसके सामने किसकी बोलने की हिम्मत नहीं होती, वही वो व्यक्ति अपनी बीवी से डर रहा है। सही कहते हैं लोग, बीवी के सामने किसी भी मर्द की नहीं चल सकती।
उदाहरण ले लो, बहनों के सामने भैया की कभी चली है? कभी नहीं। आस्था, मुझे बाद में देख लीजिएगा, अभी बाहर निकलिए। जिसे सुन अविनाश मुंह लटकाते हुए अपने केबिन से बाहर निकलता है। उसके साथ उसका असिस्टेंट भी था। असिस्टेंट, सर आपको बैठना हो तो आप मेरे केबिन में चल सकते हैं, वहाँ पे बैठ काम कर सकते हैं। जिसे सुन अविनाश ने सिर हिलाया। थोड़ी देर में अदिति केबिन में एंटर करती है। उसे नहीं पता था कि अंदर अविनाश नहीं बल्कि आस्था है। अदिति, हाय अविनाश, ये बोलते हुए वो अविनाश की चेयर के पास जाने लगती है। वही अविनाश की चेयर पर आस्था आराम से पीछे मुड़ के बैठी हुई थी। अदिति अविनाश की चेयर के पास जाके उसे सीधा अपनी तरफ करती है, जिसे वो शौक हो जाती है क्योंकि अविनाश नहीं बल्कि आस्था उस चेयर पर बैठी थी। वही आस्था अदिति की तरफ देखती है जिसने काफी रिवीलिंग कपड़े पहने थे, जिसे देख उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है। आस्था, मिस अदिति, आपकी हिम्मत कैसे हुई सीईओ के केबिन में ऐसे बिना नोक किए आने की? क्या आप तमीज भूल गई है? वैसे पिछली बार का सबक भी आप भूल गई लगता है, जो मेरे लाख समझने के बाद भी चली आई। ये सुन अदिति के चेहरे पर डर उभर आता है, मगर वो जैसे तैसे खुद को संभालती है। वही केबिन के बाहर अविनाश और असिस्टेंट कान लगाकर अंदर क्या चल रहा है वो सुनने की ट्राई कर रहे थे। दोनों भूल गए थे कि अविनाश का केबिन साउंड प्रूफ है, जिससे आवाज बाहर नहीं जाती और नहीं बाहर की आवाज अंदर। एपिसोड 44, आस्था का संकीपना। अल्पविराम। अब तक आपने देखा था कि आस्था अविनाश की प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, मगर तभी अविनाश के ऑफिस में अदिति की एंट्री होती है, जिसके बाद आस्था अविनाश को उसके केबिन में से बाहर भेजकर खुद उसकी चेयर पर बैठ जाती है। उतने में ही अदिति भी अविनाश के केबिन में पहुंच जाती है। वो जब अविनाश की चेयर खुद की तरफ करती है तो अविनाश की जगह आस्था को देख हैरान हो जाती है। आस्था, लगता है मिस अदिति को पहले का प्यार से समझना कुछ समझ नहीं आया, जो फिर से आ गई है। अदिति, तुम यहाँ कैसे? अविनाश कहाँ है? आस्था, हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे देखकर खुश कैसे हो सकती हो? तुम तो यहाँ अविनाश को रिझाने आई थी, क्यों? अदिति, ये क्या बोल रही हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। आस्था, अच्छा तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझती हो? ये सुन अदिति इधर उधर देखने लगती है, जिसे देख आस्था के फेस पर तिरछी स्माइल आ जाती है। आस्था, तो मिस अदिति, आप किस काम के लिए यहाँ मेरे पति के पास आई थी? ऐसा भी कौन सा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा आप पर कि आपको मेरे पति से मिलने की इतनी बेचैनी हो रही थी? अदिति के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, मगर वो हार कैसे मान सकती थी, इसीलिए वो कहती है, अदिति, जो भी बात है वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम अविनाश को बुला दो, मुझे उससे ही बात करने हैं। आस्था, तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ मुझसे बात करो। अदिति, क्या तुम्हें अविनाश पे भरोसा नहीं, इसीलिए तो तुम मुझे उससे मिलने नहीं दे रही? ये सुन आस्था को हंसी आ रही थी अदिति के ऊपर, मगर जैसे तैसे करके वो अपनी हंसी को कंट्रोल करती है। आस्था, और मिस अदिति, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अविनाश आपसे मिलने में इंटरेस्टेड होगा? अदिति घमंड से, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, तुम्हारी शादी से पहले हम बहुत अच्छे दोस्त थे। आस्था, अच्छा वो तुम्हारा इतना ही अच्छा दोस्त है तो पिछली बार तुम्हें ऑफिस से बाहर निकलने पर मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? अदिति, क्योंकि वो उसे आगे क्या कहे कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए उसने उसकी तरफ देखते हुए ही बात को पलट दिया। अदिति, तुम जब अविनाश की लाइफ में नहीं थी तो अविनाश की लाइफ कितनी अच्छी थी। तुम हमारे बीच में आई, जिससे अविनाश को मुझे छोड़कर तुमसे शादी करनी पड़ी, वरना कब पहले से ही मेरी उससे शादी हो गई होती, समझी? और शादी के बाद भी तुमने अविनाश के साथ किस तरह का व्यवहार किया है सब पता है मुझे। तो अविनाश से प्यार करने का ढोंग तुम मेरे सामने तो करना ही मत, समझी? ये सुन आस्था एक पल के लिए चुप सी हो जाती है, क्योंकि अदिति ने जो कहा वो कहीं न कहीं सच था। उसने अविनाश के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, मगर वो हार कैसे मान लेती, अभी तो उन दोनों के बीच सब कुछ सही हुआ था। वो अब अविनाश से बहुत प्यार करती थी, उसे अभी तो बुद्धि आई थी। दूसरा, अदिति का अविनाश को उसका अविनाश कहना आस्था को जरा भी पसंद नहीं आया, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वही उसे शांत देख अदिति आगे कहती है, अदिति, अब अपना सती सावित्री होने का ढोंग बंद करो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम उस विक्रम को पसंद करती हो। कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। बोलो कितना पैसा लोगी अविनाश को तलाक देकर उसकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जाने का? तुम कहोगी उतना पैसा तुम्हें मिल जाएगा, मगर शर्त यही है कि तुम दोबारा उसकी लाइफ में या उसके आसपास नजर भी नहीं आओगी, समझी? आस्था का दिमाग डिवोर्स की बात सुनकर फट पड़ा। उसे अदिति पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अब तक जो वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था।
अब तो उसके गुस्से का ज्वालामुखी अदिति की बात सुन उस पर फट गया। आस्था, सुन बे, क्या कह रही थी? सुन रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगी। हाँ, पहले मैंने अविनाश को नहीं समझा, उन्हें दुख भी दिए, मगर ये हम दोनों का मामला है, तुम बीच में बोलने वाली होती कौन हो बे? वही दूसरी बात, तुम्हारी शादी अविनाश के साथ होने की बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर मेरी शादी अविनाश के साथ नहीं भी होती तो वो तुम जैसी मेकअप की दुकान से तो शादी कभी नहीं करता। ये सब बोलते हुए वो अदिति की तरफ बढ़ने लगती है। आस्था आगे कहती है, रही बात मेरी तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कितने पैसे दे सकती हो अविनाश को छोड़ने के लिए? 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, उसे ज़्यादा नहीं। मगर अगर मैंने अविनाश को तलाक दिया तो मेरे 500 करोड़ की प्रॉपर्टी, उसके सिवा वो जितने हर दिन कमाता है, वो पैसे का हिसाब तो तुम मुझे दोगी, उससे भी बड़ा होगा। तो तुम्हें तुम्हारी ये डील कुछ व्यजबी लगती है? यार, जब तुम दाम लगा रही हो तो कुछ अच्छा लगाती। तुम्हारे कुछ पैसों के लिए मैं अपनी पूरी लाइफ की ऐसो आराम की जिंदगी, अविनाश का प्यार छोड़ दूर चली जाओ। ये बोल वो उससे कस के थप्पड़ लगाती है, जिससे अदिति का सिर दूसरी तरफ झुक जाता है। वो आस्था को हैरानी से देखती है, मगर होश में आके वो उससे कहती है, अदिति, तुम ऐसे किसी को मार कैसे सकती हो? तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मेरे पर हाथ उठाओ। ये सुन अदिति फिर से उसे थप्पड़ लगा के कहती है, आस्था, ऐसे? अरे, इतने कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब ही दे रही थी। ये बोल वो आगे उसे कहती है, आस्था, और दूसरा सवाल क्या पूछा था? कि मेरा कोई हक नहीं कि मैं तुम पे हाथ उठाओ। तो मिस अदिति, आप कौन होती है मेरे और अविनाश की लाइफ में घुसकर दखल देने वाली? और इतना ही काफ़ी नहीं था कि तुम तो मुझे उन्हें छोड़ने के लिए भी कह रही थी। ये याद आते ही जैसे अदिति पगला उठती है। अदिति सनक भरी आवाज में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अविनाश को अपना कहने की? वो सिर्फ और सिर्फ मेरे है, समझी? मुझे नहीं पसंद कि कोई उन पर आके अपना हक जमाए। ये बोल गुस्से में वहां रखा पेन उठा के अदिति के चेहरे की तरफ पॉइंट कर उसके गाल पे स्क्रैच कर देती है। उससे भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता तो वो उसका सिर के बालों को पकड़ के उसका सिर दीवार पर दे मरती है, जिससे अदिति के सिर में से खून बहने लगता है। मगर आस्था तब भी नहीं रुकती, वो अदिति को फिर से पकड़ उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मारने लगती है। फिर उसके बालों को कैंची से कट कर देती है, जिससे तो अदिति की हालत खराब हो जाती है। वो उसे रोकने के लिए बोलती है, मगर आस्था कहती है, आस्था, ये तो तुम्हें वो सब बोलने से पहले सोचना चाहिए था, समझी? ये बोल वो अदिति के बाल काट देती है। आस्था, अब अपना ये थोबरा लो और फिर कभी अविनाश के आसपास आने की कोशिश भी मत करना, वरना अब मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी वो मुझे खुद नहीं पता, समझी या समझाओ? अदिति, जल्दी से समझ गई, अब मैं कभी भी नहीं आऊंगी। मैं अविनाश से दूर रहूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। आस्था, निकल यहाँ से अब। एपिसोड 45, असिस्टेंट का सपना। आस्था, अब निकालो यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हें जान से मार दूँ। ये सुन अदिति डर जाती है। अदिति जैसे तैसे खुद को उठा के वहां से निकलने को होती है, तभी उसे आस्था की आवाज आती है जो उससे कह रही थी, आस्था, और आज के बाद कभी कभी भी अविनाश के आसपास नजर आई तो मुझे बुरा कुछ नहीं होगा, समझी? नाउ गेट लॉस्ट। ये सुन अदिति जो कि दरवाजे को खोलने ही वाली थी, उसके पैर बहुत बुरी तरह थरथराने लगती है। जल्दी से गेट खोल निकल जाती है। वही अविनाश और असिस्टेंट अदिति की ये हालत देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हुआ, मगर असिस्टेंट जल्दी से होश में आके अविनाश को हिलाता है, जिससे वो होश में आता है। असिस्टेंट, बॉस, मेरा सपना सच हुआ। अविनाश उसे ऐसे देखता है जैसे पूछ रहा हो कौन सा सपना? असिस्टेंट, बॉस, सुबह जब मिस बजाज आई थी ना प्रोजेक्ट के लिए। ये सुन अविनाश कहता है, हाँ तो उसका क्या? असिस्टेंट, बॉस, वो जब से मीटिंग रूम में आप गए थे तब से वो आपको घूर रही थी, जिसे देख मैं सोच रहा था अगर यह मैडम होती तो क्या होता। तब वो सीन में मिस बजाज की ये हालत थी, मगर अब अदिति की वो हालत हो गई। अविनाश उसे घूर के देखता है। अविनाश, मतलब तुम मीटिंग के बीच में भी सोते हो? जिसे सुन असिस्टेंट हड़बड़ा जाता है। असिस्टेंट, नहीं बॉस, पर पता नहीं क्यों मुझे लेडी बॉस से डर लगता है। मगर कसम से बॉस, मिस बजाज की वो जो सपने में हालत देख मुझे बहुत मजा आया था। वही वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें केबिन का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। वो दोनों उस तरफ देखते हैं। वो आस्था को वहां खड़ा देख हड़बड़ा जाते हैं। वही असिस्टेंट तो पतली गली से निकलने में ही आप भलाई समझता है, इसीलिए वो आस्था से कहता है, असिस्टेंट, मैडम, मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती सर की है, आपको जो भी पूछना हो वो सर से पूछ लेना। मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं चलता हूँ।
जिसे सुन अविनाश उसे खा जाने वाली नजरों से देखता है, जिसे देख असिस्टेंट उसे ऑल द बेस्ट का इशारा कर निकल जाता है। अब वही आस्था और अविनाश ही रह जाते हैं। आस्था अविनाश की तरफ देखने लगती है। आस्था, आप केबिन के बाहर क्या कर रहे हैं? मैंने आपको माना किया था ना। अविनाश झूठी हंसी के साथ आस्था की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है। अविनाश, वो बीवी, मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा था। जिसे सुन आस्था अपनी एक आईब्रो उछाल देती है, जिसे देख अविनाश जल्दी से अपने आप को एक्सप्लेन करता है। अविनाश, वो बीवी अदिति तुम्हें कुछ करना ना दे, मुझे तुम्हारे लिए टेंशन हो रही थी, इसीलिए। जिसे सुन आस्था अविनाश से कुछ नहीं कहती। आस्था, तो अब घर चले या आपका कुछ काम बाकी है? अविनाश, नहीं बीवी, मेरे लिए तुमसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं, चलो चलते हैं। फिर आस्था और अविनाश कंपनी से बाहर निकलकर पार्किंग की तरफ जाते हैं। अविनाश आस्था के ड्राइवर को कार घर ले जाने को कहता है। फिर आस्था को अपनी कार में बिठाने के लिए दरवाज़ा खोलता है। आस्था भी बैठ जाती है। फिर अविनाश दरवाज़ा बंद कर देता है और दूसरे साइड जाके बैठ जाता है और कार ड्राइव करने लगता है। अविनाश बात को स्टार्ट करने के लिए आस्था से पूछता है। अविनाश, वैसे कैसा गया तुम्हारा आज का दिन? आस्था, बहुत अच्छा। ये बोल वो चुप हो जाती है, जिसे देख अविनाश कार में रखा म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देता है, जिसमें गाना बज रहा था, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूँ मैं क्या अपना हाल है दिल जिसे बेकरार, तू ही बता। ये सॉन्ग सुन दोनों एक दूसरे की तरफ चोर नजरों से देखते हैं। जब आस्था का ध्यान सामने होता तो अविनाश वो उसे देखता, और अविनाश का ध्यान जब सामने होता तब आस्था उसे देखती। फिर अविनाश धीरे धीरे अपने हाथ को आस्था के हाथ की तरफ बढ़ने लगता है, फिर धीरे से पीछे खींच लेता। ऐसा ही वो 2 से 3 बार करता है। आस्था भी उसकी यह सब हरकतें देख रही थी मगर कुछ नहीं कहती। फिर अविनाश हिम्मत कर आस्था के एक हाथ को अपने एक हाथ से पकड़कर गियर पर रख देता है, जिसे देख आस्था अविनाश की तरफ देखने लगती है। जिसे देख अविनाश आस्था से पूछता है। अविनाश, बीवी क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? आस्था, मैं देख रही हूँ कि जो व्यक्ति अभी मेरा हाथ पकड़ने में भी हिचकिचा रहा था वो अब हक से मेरा हाथ पकड़ रखा है। जिसे सुन अविनाश भी उसकी तरफ देखता है। अविनाश, बीवी ऐसा नहीं है कुछ भी जैसा तुम समझ रही हो। मुझे लगा तुम मुझसे गुस्सा हो, शायद तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना अच्छा न लगे, बस इसीलिए। जिसे सुन आस्था उससे कहती है। आस्था, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, मुझे लगा मैंने जो अदिति का हाल किया इसलिए आप मुझसे गुस्सा है। जिसे सुन अविनाश एकदम से ब्रेक मारता है, जिसे आस्था का सिर फ्रंट से टकराने ही वाला था कि अविनाश अपना हाथ रख देता है, जिससे उसे चोट नहीं लगती। अविनाश, ठीक हो बीवी? आस्था हाँ में अपने सिर को हिलाती है। अविनाश, बीवी, उसके लिए मैं तुमसे क्यों गुस्सा होऊंगा? वैसे भी मैं उसे देखना तक पसंद नहीं करता, हमेशा चिपकू गम जैसे मुझसे चिपकने की कोशिश किया करती थी। स्टोरी में आगे। स्टोरी नेम इज रीबर्थ ऑफ माई डेविल वाइफ। में जाने आगे क्या होगा। ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आरके नॉवल पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।